स्टूडेंट्स, तो आज जैसे कि आपका एग्ज़ाम था तो आज हम लेके आ गए उसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सेक्शन ए जो कि सबका इंपॉर्टेंट रहता है, देखते हैं क्या है इसका आंसर। जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। हमने देखा था ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेशन हमने यूज़ किया था उसमें। तो बोला निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है वो किस होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो आपको पढ़ाया था कि डाइकोट प्लांट के लिए होता है ये निमेटोड, और इसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड होता है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि कौन सा सॉइल सैंपल ज़्यादा डिकम्पोज होगा, जल्दी डिकम्पोज होगा। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर लिग्निन और काइटिन का कंटेंट कम होगा वो हार्ड मटेरियल नहीं होगा। हार्ड मटेरियल नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थर्ड वाले में जो फर्स्ट और सेकंड है, जो कि फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ बता रहा है लिग्निन का और काइटिन का। देखो फर्स्ट और सेकंड कम है इन सब में, तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा सॉइल सैंपल थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वुमेन है, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। एक एक्स क्रोमोसोम पर हेमोफीलिया का जीन है, मान लो एच, और एक पर कलर ब्लाइंडनेस का सी। अब बताना है इसने नॉर्मल मैन से शादी करी यानी एक्स और वाई, ठीक है, इससे शादी करी। तो अब बताओ इसके प्रोजेनी क्या शो करेगी। तो एक बार ध्यान से देखो, एक्स इसमें से आएगा, एक एक्स इसमें से आएगा, तो एक्स सी एक्स हो जाएगा, फिर ये एक्स सी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स एच एक्स हो जाएगा, और फिर एक्स सी वाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इनके दोनों जो सन होंगे वो ग्रसित होंगे इस बीमारी से जिसका नाम है हेमोफिलस और कलर ब्लाइंडनेस। यानी 50% ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल बी, देखो 50% हेमोफिलिक कैरियर डॉटर एंड 50, सॉरी डॉटर नहीं होगा, हाँ ऑल सन्स, नहीं ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा दैट विल बी, क्या पूछा है इसमें, ये भी, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मल है, गर्ल्स तो नॉर्मल है। क्या कह रहा है, 50% हेमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन्स, हेमोफिलिक नॉर्मल सन्स, नॉर्मल सन तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 50% हेमोफिलिक, हाँ कैरियर डॉटर्स हैं, हाँ कैरियर डॉटर है 50%। देखो ये वाला और ये वाला 50% कैरियर है, और ये जो सन है ये जो, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। आधी डॉटर कैरियर रहेंगी और आधी डॉटर कैरियर रहेंगी कलर ब्लाइंडनेस की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनीबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आंसर बर्थ रेट क्यों होगा, ये सब नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्म न्यूक्लियस इज इंजेक्टेड इनटू oocyte देन ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इवेंट आर बाईपास एक्सेप्ट। कौन सा इवेंट बाईपास हो जाएगा अगर हमने ओवम के अंदर इंजेक्शन लगा दिया, किसका, स्पर्म के न्यूक्लियस का। स्विमिंग ऑफ ये नहीं होगा, ये भी बाईपास हो जाएगा, ये बाईपास हो जाएगा, ये भी बाईपास हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन, ये तो अंदर जाकर ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो डी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। आप कौन सा लगा के आया आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इफ़ ए डिनोट करता है स्पीसीज रिचनेस को और बी डिनोट करता है एंडेमिज्म को, तो बताओ इन चारों केस में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाने लायक है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर हाई रिचनेस होगी और हाई एंडेमिज्म होगा वही, उसी को ही हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। तो आंसर इसके हिसाब से डी करेक्ट है। स्टूडेंट ये थोड़ा रटने वाला है, 2 प्लांट जिनका डीएनए सीक्वेंस कर लिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा था, जो है राइस एंड आर्बिडोप्सिस। ओके, एंटी वेनम इंजेक्शन, ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में से मैंने आपको बताया था, इंजेक्शन और वैक्सीनेशन जो होती है वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आपको गेन करवाती है, क्योंकि पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ आपके अंदर दी जाती हैं, ना कि आप खुद बनाते हो। अगर हम बात करें रिपीटिव डीएनए को अगर हमें सेपरेट करना है बल्क डीएनए से, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूज करेंगे डीएनए को और देखेंगे कि अलग अलग बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो रिपीटेटिव डीएनए है उसका बैंड अलग हो जाएगा, बल्क डीएनए का अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी के
ग्रेडियंट के साथ उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इल्यूशन तो किसी चीज़ को निकालना होता है, सडन ब्लॉटिंग तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का डिटेक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपना मार्क कर लीजिए 1 नंबर और कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि कितने नंबर बन रहे हैं स्टूडेंट्स आज। द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इफ़ द फोर लिम्स ऑफ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब एक एक्वेटिक एनिमल है और टेरेस्ट्रियल एनिमल है, दोनों के फॉर्मल फोर लिम्स जो हैं वो एनाटॉमिकल सिमिलर हैं। तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो कॉमन एंसेस्टर स्टूडेंट्स शेयर करते हैं तभी इनका कुछ सिमिलैरिटी है। अगर हम बात करें सबसे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यूवी लाइट के अंदर हम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए बैंड को किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं। तो उसका आंसर है ETBR, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको ये A, B, C और D बताना है स्टूडेंट्स। ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से है, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस है, जहाँ पर MMC से आपका डायड बनता है 1 2 3 4 और फिर इससे टेट्राड बनता है और 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स और एक ही आपका फंक्शनल मेगास्पोर रहता है और उससे एम्ब्रियोसैक बनता है। तो ए स्टूडेंट्स आपका मियोसिस 1 होगा, बी में क्या होगा आपका स्टूडेंट्स मियोसिस 2 होगा, तभी आपका टेट्राड बनेगा। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर टेट्राड माने 4 है। और फिर सी में कुछ डिवीजन नहीं होगा, बस 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक आगे जाएगा फंक्शन में। तो थर्ड में सी में नो डिवीजन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यहाँ पर तो डी में आपका माइटोसिस होगा, अलग अलग सेल्स बनेंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स असर्शन और रीजन की। पोलन ग्रेन्स हैव म्यूकिलेजिनस कवरिंग ऑन देम इन मोस्ट ऑफ द वाटर। बिल्कुल सही बात है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो वाटर के अंदर प्लांट रहते हैं, उनके पोलन ग्रेन के अंदर क्या रहता है, ऊपर एक कवरिंग रहती है जेल जैसी, उसे कहते हैं म्यूकिलेजिनस कवरिंग। ये हेल्प करती है सबमर्ज प्लांट, नहीं, ये तो वेटिंग से बचाती है, नहीं। ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट जल्दी कराना है आपको, आप थोड़ा सा देख सकते हैं मैं जल्दी में हूँ क्योंकि जल्दी आपको ये कराना है। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एल्कोहल एंड बेवरेज। बिल्कुल सही बात है, हाँ माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए और बेवरेजेस के लिए। आप देखने को यीस्ट अब हम ब्रेड बनाने में करते हैं, यीस्ट को हम अल्कोहल बनाने में भी यूज़ करते हैं। यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, इनटू एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। हाँ स्टूडेंट यही होता है फर्मेंटेशन में, ग्लूकोज को स्टूडेंट यीस्ट कन्वर्ट करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में स्टूडेंट। तो इसका दोनों ही करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। IUCN बिल्कुल सर ये आइडेंटिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज को वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही बात है ये भी। और ये किस बेसिस पर करता है, जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन के पास हो, एक्सटिंक्ट होने वाली हो, बिल्कुल सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट। बिल्कुल सही बात है, असर्शन ट्रू है, लेकिन स्टूडेंट डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता है, ना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, तो इसका आंसर फिर से ऑफ स्टूडेंट सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेक्शन बी की। थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकता है, मैं आपको शॉर्ट पॉइंट बताऊंगा कि आपने इससे मिलता जुलता लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपका सेक्शन ए में कितने मार्क्स आए 16 में से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेट, हाँ पॉसिबल फॉर अ ट्रेट जो है वो ऑर्गेनिज्म में पास हो रही है लेकिन उसका फिनोटाइप उसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा। बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर मान लो कोई ट्रेट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, यानी रिसेसिव अलील में मिलती है, तो उसके लिए ए ही चाहिए उसका फिनोटाइप दिखाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट हेट्रोजाइगस में वो ट्रेट तो एक्सप्रेस इनहेरिट हो रही है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, क्योंकि वो स्मॉल ए पर है, लेकिन ड्यू टू दिस कैपिटल ए यानी डोमिनेंट अलील इसे ये एक्सप्रेस होने नहीं देगा, इसलिए इसका फिनोटाइप नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता। और इसके लिए आप मेंडेलियन क्रॉस भी कर सकते थे, सिंपल एक हेट्रोजाइगस अलील बनाकर। एक्सप्लेन द 2 मेजर अप्रोचेस वाइल सीक्वेंसिंग द टोटल सेल। हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम या तो पूरे जीनोम का, जिसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स हम केवल कोडिंग पार्ट या जिसे हम कहते हैं केवल एक्सोन का ही हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों के बारे में थोड़ा आपको इलेबोरेट करके लिखना था, मेन पॉइंट लेकिन ये तो जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ फंगल सेल, नेम द केमिकल यूज्ड इन इट। स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल के सैंपल पेपर में सॉल्व कराया था स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन थे, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना था। अगर आपने वो कुछ सेशन देखा होगा तो आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इससे मिल गए होंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंगल सेल वॉल किससे बनी होती है। ऑब्वियसली स्टूडेंट काइटिन से बनी होती है, तो काइटिन को मारने के लिए काइटिनेज आएगा स्टूडेंट। काइटिन को मारने के लिए स्टूडेंट काइटिनेज आएगा। स्टूडेंट काइटिन को मारने के लिए
काइटिनेज आएगा, यहाँ पर देखिए काइटिनेज आएगा, और फिर उसके बाद लाइसोजाइम और डिटर्जेंट ऐड करेंगे, जिससे कि सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी और प्रोटीन को मारने के लिए प्रोटीएज, आरएनए को मारने के लिए आरएनएज, और डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए, उसे एक्सट्रेट कराने के लिए चिल्ड इथेनॉल हम स्टूडेंट्स उसमें डालेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ओपिनॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसेप्टर। इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका एक्शन किस तरीके से होता है ह्यूमन बॉडी पे स्टूडेंट्स। तो इनका रिसेप्टर की अगर बात करें ओपियोइड्स की, तो ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। और जो ओपियोइड्स है ये पेन किलर की तरह काम करता है, एनाल्जेसिक्स इसे कहते हैं। कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इसके रिसेप्टर CNS और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, और ये हेलुसिनेशंस का इफेक्ट दिलाते हैं यानी चक्कर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल से आधे मार्क्स से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड, ये तो आपको सिंपल सा प्लेसेंटा लिखना था। किस तरीके से न्यूट्रिशन और हार्मोनल रेगुलेशन में मदद करता है स्टूडेंट। हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा का काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और ये कई चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि हार्मोन भी ये रिलीज़ करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये रिलीज़ करता है, HCG रिलीज़ करता है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। न्यूट्रिशन में कैसे मदद करता है, ये वेस्ट को रिमूव करता है स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर करता है मदर से चाइल्ड में। गिव रीजन देना है स्टूडेंट्स। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी कभार ओवम और स्पर्म की टाइमिंग अलग अलग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, और कभी कभार जर्म की सेल जो जर्म सेल होती है स्पर्म या ओवम उनका वायबिलिटी भी इधर उधर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सारी कॉपुलेशन में प्रेगनेंसी नहीं होती। मियोसिस 1 इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर मार्केटली डिफरेंट, यानी मियोसिस 1 जो है स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में अलग अलग होता है। तो क्या इसमें डिफरेंस है इन दोनों के मियोसिस 1 में। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्टूडेंट एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कहीं पर ही रुकावट नहीं आती। ये स्टार्ट होता है स्टूडेंट प्यूबर्टी से, और इसमें साइटोकाइनेसिस इक्वल होता है, इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है, आप लिख सकते थे स्टूडेंट्स। और अगर oogenesis की बात करें तो अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, यानी इसके अंदर पोलर बॉडी बन सकती है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी पोलर बॉडी बनती है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर कई बार अरेस्ट होता है, जैसे कि पहले अरेस्ट होते हैं वो प्रोफेज 1 में होती है, फीटल स्टेज में जाती है। और स्टूडेंट जो oogenesis से ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये स्टार्ट हो जाता है, और कई बार उसके बाद रुकावटें आती। तो ये इसमें आपको अंतर लिखना था 3-4 पॉइंट में इलेबोरेट करके स्टूडेंट्स। ये मैं आपको यहाँ पर केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जो अगर आपने लिखे आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन सम केसेस मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी बाय काउंटिंग इंडिविजुअल में नॉट बी फिजिबल। भाई पॉपुलेशन बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म छोटा हो सकता है और कोई ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स बड़ा हो सकता है, तो हर जगह हम काउंटिंग करके हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो अदर 2 पैरामीटर बताइए जो हम यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी को मापने के लिए। तो स्टूडेंट पहला है बायोमास का, हम देख सकते हैं। देखो अगर स्टूडेंट एक फील्ड है, उसके ऊपर एक बनियान ट्री है, ठीक है, बरगद का पेड़, तो कितना बड़ा स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे ग्रासेस भी हैं स्टूडेंट, तो हम ग्रासेस को काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जिसका बायोमास ज़्यादा है हम इसे काउंट करेंगे, इसका बायोमास इससे ग्रासेस से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, तो वहाँ पर बायोमास का काउंटिंग करते हैं, बायोमास को कैलकुलेट करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर डिफरेंस इन साइज होता है ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी स्टूडेंट, जहाँ पर आप पॉपुलेशन को पकड़ नहीं सकते, जैसे टाइगर को नहीं पकड़ सकते, वहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ करते हैं। सेकेंड इसका ऑप्शन था व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका बीइंग मोस्ट डाइवर्स रीजन ऑन द अर्थ। क्यों अमेजोन रेन फॉरेस्ट मोस्ट डाइवर्स है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इकोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में बिलोंग करता है स्टूडेंट, और यहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा आती है, जिससे कि प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर कोई भी जो ग्लेशिएशंस हैं फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन नहीं हुए, इसलिए यहाँ की हिस्ट्री जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी स्टेबल पॉपुलेशन रहती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें पार्ट ए की, अ पर्सन इनहेल्स डस्ट एंड पैथोजन बट डज नॉट ऑलवेज फॉल सिक, एक्सप्लेन हाउ द बॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच इन्फेक्शन। ये तो सिंपल सी बात है, आपको डेली जुकाम खांसी ये सब क्यों नहीं हो जाता स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके अंदर काफ़ी सारी इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी यहाँ पर आपके लिए काम करती है, जो आपको इनबॉर्न मिली है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड ऑप्शन की, जो है नेम एंड डिस्क्राइब बैरियर्स एंड इन्वॉल्व इन दिस प्रोटेक्शन, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा इसमें कौन से बैरियर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर आप लिख सकते हो, फिजियोलॉजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे बैरियर मैंने आपको बताए थे, 4 तरीके के बैरियर होते हैं, P² C² से, C से सेलुलर सेल मीडिएटेड होता है, और C से साइटोकाइनिन बैरियर होता है, P से फिजियोलॉजिकल और
फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन आती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया है एमनियोसेंटेसिस का स्टूडेंट ये डायग्राम है, देखो वही पूछा है कि क्या एक्सप्लेन करता है ये जो डायग्राम है। तो सिंपल सा एमनियोसेंटेसिस आपको लिखना था इसमें, और पूछा है सहेली डिफरेंट क्यों है अदर ओरल पिल से। स्टूडेंट काफ़ी सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये डेवलप करी गई है इंडिया में CDRI, ठीक है, जो कि लखनऊ में है। इसका नाम एक है वंस इन अ वीक पिल, यानी हफ्ते में केवल एक बार लेनी होती है। और स्टूडेंट सबसे मेन बात, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है, कोई भी हार्मोनल इफेक्ट नहीं है इसका बॉडी में, इसलिए बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। और हफ्ते में एक बार ही लेनी होती है स्टूडेंट्स। और पहले का एमनियोसेंटेसिस कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताएं कि आपके आज कितने नंबर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में पता है चेस्मोगैमस प्लांट जो होते हैं उनके फ्लावर्स हमेशा खुले हुए होते हैं, तो किस तरीके का पोलिनेशन उसमें हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था ऑटोगैमस, जीनोगैमस और जिटेनोगैमस, 3 तरह की पोलिनेशन, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से बता देना था यहाँ पर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 25 जेनेटिक कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं जो कि mRNA पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो कि कोड करते हैं किसी प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, जो आगे प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो आप लिख सकते थे व्हाट डिड साइंटिस्ट फील टू नीड टू प्रपोज जेनेटिक कोड। साइंटिस्ट को क्यों लगा कि भाई जेनेटिक कोड प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि भाई साइंटिस्ट क्यूरियस थे कि किस तरीके से 4 नाइट्रोजनस बेसिस 20 अमीनो एसिड बना रहे हैं, और ये 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे हो, प्रोटीन हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिनोटाइप प्रोवाइड कर रहा है। क्यों हम इसे यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो कोडोन है, कोई भी मान लीजिए AUG है स्टूडेंट, अगर हम मान लें कि AUG कोडोन है, ये स्टूडेंट मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। ये मिथ्योनिन हर जगह कोड होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल। लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन है कुछ कोडोन्स के लिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कोडोन अलग प्रोटीन अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं स्टूडेंट। तो 26 का हम आंसर देखते हैं, 26 का क्या रहेगा इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। 2 एडवांटेज क्या है भाई, सिंपल सा माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप प्लांट को सोमा क्लोन्स बना सकते हो, उसके सोमेटिक सेल से उसके जेनेटिक आइडेंटिकल क्लोन बना सकते हो, इसलिए हम उसे सोमा क्लोन्स कहते हैं। डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हो स्टूडेंट्स अगर आप मेरिस्टम कल्चर कर रहे हो, और रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी आप उसका कर सकते हो, जिससे कि आपको हाई यील्ड मिलेगी स्टूडेंट्स। 2 एग्जाम्पल बताओ इसके जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, जैसे कि स्टूडेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स और क्रॉप्स में भी ये टेक्निक यूज़ करी जाती है RDT की। क्वेश्चन नंबर 27, मॉर्गन ने कौन सा इंसेक्ट यूज़ करा था सेक्स लिंक ट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसका साइंटिफिक नेम। तो स्टूडेंट उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। लेकिन इसे चूज़ क्यों करा गया, क्या इसमें खास बात थी, क्यों इसे एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया गया। सबसे पहली बात स्टूडेंट, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, हाई प्रोजेनी नंबर, यानी एक बार मेटिंग के बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ये कल्चर करना स्टूडेंट इसे बहुत आसान है, और सबसे मेन बात, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे हम क्लियरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये इसकी खास बात थी। क्वेश्चन नंबर 28 इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। मिलर साहब थे, उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप करा था, अर्थ को एक लेबोरेटरी में बनाया था, मतलब एज ए सेटअप। तो उसमें पूछा स्टूडेंट्स के, आप यहाँ पे देखो, व्हाट वाज द एम, क्या प्रूव करना चाह रहे थे भाई, ये प्रूव करना चाह रहे थे केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी, कि किस तरीके से केमिकल्स ने पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाया और वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कौन सी गैसेस ली गई थी, और एनर्जी का सोर्स क्या था। तो एनर्जी का सोर्स आपको पता था, टंगस्टन की रॉड लगाकर इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिए गए थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा था। और गैसेस कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर को यूज़ करा गया था एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि उस समय पर इस तरीके का ही कुछ इन्वायरमेंट था अर्थ पर। अब क्वेश्चन नंबर, हम पार्ट डी पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 29। तो स्टूडेंट 29 क्या कह रहा है, देखो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, प्राइमरी कंज्यूमर दे रखे हैं, डिकम्पोजर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। बेसिकली क्या है, ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो क्या बोला है, नेम 2 एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो वाटर और सनलाइट आप लिख सकते थे स्टूडेंट, आपने लिखा होगा, आई होप क्या आपने लिखा होगा स्टूडेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजिटर, क्या अंतर होता है डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर में स्टूडेंट। तो सिंपल सा बात है भाई, प्रोड्यूसर फूड बनाते हैं, और सबसे पहले जो एनर्जी की एंट्री होती है वो प्रोड्यूसर के थ्रू होती है। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर लेते हैं और तब एनर्जी आगे जाती है ट्रॉपिक लेवल में। डिकम्पोजिटर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और आपको इस यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में एक सिंपल सा ट्रॉपिक लेवल, एक
पिरामिड बनाना था तो सिंपल आप बना सकते थे, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और उन्हें खाएंगी स्मॉल फिशेज, इस तरीके से आप सिंपल सा बना सकते थे। पूछा है कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती इसमें एनर्जी की हर एक ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि भैया 10% लॉ ये कहता है 10% एनर्जी ही केवल ऊपर जाती है, 10% एनर्जी ऊपर जाती है, बाकी 90% हीट, रेस्पिरेशन, अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ में खर्च हो जाती है, हीट की फॉर्म में डिसिपिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, नेम वन कोर टेक्निक यूज इन बायोटेक्नोलॉजी जिससे कि हम जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दैट इज RDT, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। बी प्लाज्मिड क्या है भाई, प्लाज्मिड तो सिंपल सा है, आपको पता होगा, जन्मों खन्मों से आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बायोटेक्नोलॉजी के, प्लाज्मिड की, तो वेक्टर की तरह काम करता है, जीन को कैरी करने का काम करता है, वेक्टर को हम जीन कैरियर भी कहते हैं, क्लोनिंग के अंदर हेल्प करता है, हमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीपल क्लोन बनाने हो तो क्लोनिंग में हेल्प करता है, और रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन के लिए भी हम प्लाज्मिड का यूज में लेते हैं। विच जीन वॉज आइसोलेटेड बाय कोहेन एंड बोयर फ्रॉम विच बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स इन दोनों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन जो है आइसोलेट करा था सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से, ठीक है, और उस जिस जीन को लिंक करा था EcoR1 इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से, ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था कुछ। और एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस में आपको पता ही है, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो ये DNA है तो यहाँ से खाना शुरू करते हैं, ऐसे खाना शुरू करते हैं एंड से, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस बीच से ही आप DNA के स्टैंड को खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, 31 स्टूडेंट्स आप देखिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं स्टूडेंट, आप जल्दी मुझे कमेंट बताएं आपके कितने मार्क्स बनने हैं। आई होप कि आपके 90 प्लस मार्क्स बन रहे होंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है सेक्शन ये है, केस बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसमें डिजीज कौन सी है और पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो इसे पढ़ के हमें पता चला कि T लिम्फोसाइट कम हो रही है काफ़ी, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में अफेक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली एड्स होगा, ठीक है, और इसे कॉज करने वाला जो वायरस है वो है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाउ डिड पैथोजन अफेक्ट इम्यून सिस्टम फ्रॉम वंस एंटर इन द बॉडी, किस तरीके से जो ये HIV का वायरस है किस तरीके से बॉडी को हार्म करता है और इम्यून सिस्टम पे हेल्प वो करता है। पहली बात, ये मैक्रोफेज में एंटर होता है जहाँ पर HIV अपने आप को HIV बनाता है अपने आप को, ठीक है, फिर ये TH सेल, T हेल्पर सेल के ऊपर इन्फेक्शन करता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन करता है, फिर इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, इम्यून डिप्लीशन हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ये T हेल्पर सेल है ये मेन सेंट्रल सेल है हमारी पूरी इम्यूनोलॉजी की, पूरी इम्यून सिस्टम की, अगर यही ठप पड़ गई तो स्टूडेंट पूरा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। मेंशन 2 मेजर मोड्स ऑफ इस ट्रांसमिशन। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, ये तो STD से फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैल सकता है। वाट माइक्रोब कंसिडर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। स्टूडेंट माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा था कि क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, और अगर हम एंटीबायोटिक या कुछ और डालेंगे तो प्लांट उनके खिलाफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी अपना लेंगे, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करेंगे तो उनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंट प्लांट पैदा नहीं कर सकता, तो इसमें हम लॉन्ग टर्म इसमें हमें फ़ायदा मिलता है। 2 की बात करें इससे तो क्या पूछा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग बायो कंट्रोल। अच्छा, इनका एक बैक्टीरिया एक फंगस और इसका एग्जांपल देना और बताना। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये हमने देखा था RDT में अच्छे तरीके से किसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे रहा था, इंसेक्ट के खिलाफ, इसके बारे में आप लिख सकते थे। अब फंगस की बात करें ट्राइकोडर्मा, ये रूट रॉट की डिजीज से फाइट करता था। बक्यूलो वायरस, ये एफिड्स और कैटरपिलर से बचाता था प्लांट को, तो ये आप एग्जांपल लिख सकते थे और इसके बारे में 3-4 पॉइंट आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32 आपको ये दे रखा है, पूरा एक स्ट्रैंड दे रखा है, DNA रेप्लिकेशन से क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर सिंपल सी हमें दिख रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क, और प्रोसेस कौन सा है, तो स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेलिकेज ने आकर ये सब तोड़ दिए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और अब बात करें क्या पूछा है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस प्रोसेस में, तो भाई DNTPs है ना, यही तो सोर्स ऑफ एनर्जी है इस प्रोसेस में। और पूछा कौन से एंजाइम लगे हैं इस प्रोसेस में, यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, तो सिंपल से हमें पता है कि हेलिकेज एंजाइम लगा है, इसके बारे में आपको लिखना था। प्राइमेज क्या काम करता है, DNA पॉलीमरेज क्या काम करता है, टोपोआइसोमरेज, DNA लाइगेज क्या काम करता है, इन सबको आपको लिस्ट करना था और इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको लिखने थे स्टूडेंट्स, ठीक है। मेंशन द डिफरेंस इन प्रोसेस बेस्ड ऑन पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी एक 5' to 3' है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक पोलैरिटी ऐसे जा रही है, एक पोलैरिटी ऐसे जा रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है, तो 2 स्ट्रैंड में अलग अलग प्रोसेस चलेगी और 2 स्ट्रैंड हमारे पास बनेंगे, एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड और एक होगा लैगिंग स्ट्रैंड।
इस तरीके से ये सिंथेसिस जो हो रही है इसके लिए हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस तरीके से हो रही है। लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, तो इसलिए कहते हैं हम सेमी डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है डीएनए की। इसके बारे में 3-4 पॉइंट आपको लिखने थे स्टूडेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में यहाँ पर आपको बताना था क्योंकि 2 मार्क्स का है। और इसके बाद आप इसे रीड्रॉ कर सकते थे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, हाउ वुड यू फाइंड आउट, भाई कोई टॉल ग्रीन प्लांट आपको दिख रहा है गार्डन में, तो आप कैसे बताओगे कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? तो सिंपल है, उसका टेस्ट क्रॉस कराओगे। टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको लिखना था यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, गिवन बिलो F2 जनरेशन। अच्छा, फिनोटिपिक रेशियो आपको दे रखे हैं 1:2:1, 3:1, तो आपको बताना है क्या इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट। F2 जनरेशन में अगर बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो यहाँ पर 3:1 रेशियो आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से। जब आपका कंप्लीट डोमिनेंस हो तो कंप्लीट डोमिनेंस में 3:1 आएगा, सही बात है। लेकिन 1:2:1 कब आ रहा था स्टूडेंट? जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस हो रहा था। आप इसका एग्जांपल दे सकते थे यहाँ पर, और आप यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टिग्मा इन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। भाई स्टिग्मा का क्या रोल होता है? पहली बात तो ये रिसेप्टिव सर्फेस होता है, यहाँ पर ही पोलन गिन आके लैंड करते हैं, स्टिकी होता है थोड़ा सा, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्टूडेंट, रिकॉग्नाइज करते हैं किसे? कंपैटिबल पोलन को, कि क्या पोलन ये मेरी स्पीसीज का तो नहीं है, क्या इसे कि स्टूडेंट क्या मैं इसे पोलन ट्यूब बनाने दे सकता हूँ, जर्मिनेट करने दे सकता हूँ, तो वो काम होता है स्टिग्मा का। सेकंड की बात करें, डिस्क्राइब द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट लीडिंग टू दी डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म स्टार्टिंग विद 2 सेल पोलन ग्रेन। तो सिंपल सा बात है स्टूडेंट, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है। सबसे पहले जर्मिनेशन होगा, फिर जनरेटिव सेल जो होती है स्टूडेंट उसका डिवीजन होकर 2 मेल गैमेट बनेंगे अपने पास, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एंट्री होगी स्टूडेंट्स, और फिर ये जो गैमेट्स हैं इनका रिलीज होगा ओव्यूल के अंदर, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें से एक करेगा सिंगेमी और एक करेगा ट्रिपल फ्यूजन और बनाएगा एंडोस्पर्म स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये और वाला जो पार्ट है मेंस्ट्रुअल फेज को आपको बताना था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव सेल फेज क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट होता है जिससे कि एस्ट्रोजन निकलता है, और एस्ट्रोजन ओवरी पर एक्ट करता है जिससे कि एंडोमेट्रियम आपकी डेवलप होती है। क्योंकि एंडोमेट्रियम की सेल डेवलप हो रही है, प्रोलिफरेट हो रही है, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज इसे कहते हैं। पूरा एक्सप्लेन करना था आपको। ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होता है, तो LH सर जो होता है ग्राफिक फॉलिकल टूटता है, और उसके बाद कॉर्पल ल्यूटियम बनता है, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें बतानी, जिसमें आपको ग्राफियन फॉलिकल उसके अंदर एंट्रम सेकेंडरी oocyte आपको ड्रॉ करना। तो स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही, और आप मुझे कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं। स्टूडेंट आपके कितने मार्क्स बनने हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करिए योर एक्सपेक्टेड मार्क्स स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करिए आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले सेशन में, किसी बढ़िया से सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो एक लाइक कर देना, और जिन जिन्हें अपने मार्क्स नहीं पता, जिन जिन बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को उनके मार्क्स दिखाने के लिए कितने आएंगे, तो आप इस वीडियो को आप उसे शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।